नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी अंग्रेजी के प्रमुख कोश और कोशागार। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में। आप सभी से साझा करना चाहेंगे, ये पिछले 20 सालों से कॉलेज से जुड़ी हुई हैं और छात्र छात्राओं में हिंदी भाषा को और लोकप्रिय बना रही हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का, और विशेष रूप से आज परिचर्चा करते हैं हिंदी अंग्रेजी के प्रमुख कोश और कोशागार। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। मित्रों, जो अनुवाद की हमारी श्रृंखला चल रही है, उस अनुवाद के संदर्भ में हम पिछले कई व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं कोश को लेकर। अनुवाद करते हुए कोश का क्या महत्व है, कोश निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कोश निर्माण के क्या सिद्धांत हैं और अनुवादक किस प्रकार किन किन कोशों का प्रयोग करें, ये सब हम अब तक चर्चा में ले चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि वे कौन से कोश हैं जिनका प्रयोग अनुवादक के लिए अधिक उपयोगी है, हिंदी के और अंग्रेज़ी के दोनों भाषाओं के कोश की और कोशकारों की, और उन कोशों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम आज विशेष रूप से इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। अनुवादक के लिए कोश एक अनिवार्य उपकरण है। बिना कोश के अनुवादक उस सिपाही के समान है जो चुनौती के लिए तैयार तो है किंतु निहत्था है। किस क्षण वे कठिनाई में पड़ जाए और उसे परास्त होना पड़े, ये कहा नहीं जा सकता। इसी तरह से जैसे युद्ध क्षेत्र में अब कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, सिपाही खड़ा है और वो चुनौती के लिए तैयार भी है, परंतु अस्त्र शस्त्र ना होने के कारण दृढ़ निश्चय शक्ति होते हुए भी उसे युद्ध में परास्त होना पड़ता है। अनुवादक की भी लगभग वही स्थिति रहती है। अनुवाद करते समय उसके अनेक उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है और उन उपकरणों में कोश एक अनिवार्य उपकरण हो जाता है। और अपने अनुवाद कार्य को वो बड़ी कुशलतापूर्वक और निपुणता के साथ कर सके, इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के कोशों की आवश्यकता होती है। कोश एक भाषी कोश भी और द्विभाषी कोश या बहुभाषी कोश, एक भाषी कोश में भी पर्याय कोश, मुहावरे लकोक्ति कोश या समानांतर कोश या साहित्य कोश, विश्वकोश जैसे अनेक कोश हैं। तो अनुवादक को सबसे पहले तो ये निर्णय करना होता है कि अनुवाद करते समय उसको किस प्रकार के कोश की आवश्यकता है। मान लिया जब वे अनुवाद कर रहा है और अनुवाद करते हुए उसे किसी शब्द के पर्याय जानना है, तो वे पर्याय कोश देखेगा। अब पर्याय कोश देखना है तो कौन सा पर्याय कोश देखे, कौन सा पर्याय कोश अधिक उपयोगी है उसके लिए, कौन सा पर्याय कोश अधिक प्रामाणिक है, ये जानना उसके लिए अनिवार्य है। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी के और अंग्रेज़ी के या हिंदी अंग्रेज़ी के, अंग्रेज़ी हिंदी के कौन कौन से कोश महत्वपूर्ण हैं। अब भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी समर्थ भाषा है जो अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के मध्य संपर्क भाषा का कार्य करती रही है और सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञापन, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि समस्त क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम भाषा जो है वो हिंदी ही है। और इसलिए हिंदी में अनुवाद कार्य भी सबसे अधिक होता है। हिंदी से विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का कार्य, देशी भाषाओं में भी, भारतीय भाषाओं में भी और अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद होता रहता है। तो इन हिंदी कोशों की अनुवाद को देखते हुए प्रतीत होता है कि हिंदी कोशों की आवश्यकता, उनकी अनिवार्यता अधिक है। और इसलिए इस अनिवार्यता को देखते हुए स्वतंत्रता पूर्व से कोश निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था। और स्वतंत्रता पूर्व व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में भी कोश लिखे गए, जिसमें एक जिल्द वाले भी
अनेक जिल्दों वाले कई भागों में भी कोश लिखे गए। व्यक्तिगत प्रयास के कोश का स्तर स्वतंत्रता पूर्व ऐसा नहीं था। एक तो प्रारंभिक प्रयास के रूप में था और इतनी शब्द संपदा भी नहीं थी, इतना हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ था और कोई समृद्ध साहित्य भी हिंदी का उस रूप में नहीं था कि उनको देख करके कोश बनाए जा सके। तो स्वतंत्रता पूर्व जो व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में कोश हुए, उनको हम उस स्तर का नहीं मान सकते जो अनुवादक के लिए लाभकारी हो। हाँ, स्वतंत्रता पूर्व जो सबसे महत्वपूर्ण कोश है, उस कोश की हम बात करें तो वह कोश कहलाएगा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा निर्मित किया गया हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर ये स्वतंत्रता पूर्व का पहला ऐसा शब्दकोश है जो आज भी महत्वपूर्ण है और 1910 में इसका संपादन कार्य प्रारंभ हो गया था और इसका जब प्रथम संस्करण निकला उसमें 1,00,000 प्रविष्टियाँ थी। अब प्रारंभिक कोश के रूप में देखा जाए तो ये कोश बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस समय तक प्राप्त साधनों और साहित्य की दृष्टि से यह हिंदी का पूर्णतम कोश है। उस समय तक प्राप्त साधन की हम जो बात करते हैं, साधन से अभिप्राय उस समय तक जो साहित्य रचा गया था। और हिंदी में तो साहित्य जो आधुनिक हिंदी का साहित्य है ये तो परवर्ती काल में लिखा गया है, पर उस समय तक जो प्राचीन साहित्य या मध्यकाल का साहित्य लिखा गया वो आदिकाल में हम देखते हैं तो रासो साहित्य की जब बात करते हैं तो वो डिंगल भाषा में लिखा गया। उस समय अवहट अपभ्रंश भाषा चल रही थी या उससे पूर्व प्राकृत भाषा थी या फिर संस्कृत भाषा थी। तो आगे चल कर के ब्रज और अवधी भाषाओं का विकास हुआ तो इन भाषाओं का साहित्य मिलता है और इन भाषाओं के जो शब्द थे उन शब्दों का संग्रह इस कोश में मिलता है। तो इस तरह से ये उस समय तक के प्राप्त होने वाले साधनों और साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पूर्णतम कोश कहा जा सकता है। इस कोश की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें मुहावरों और साहित्यिक उद्धरण दिए गए। मुहावरों और साहित्यिक उद्धरणों की खान है कि जो शब्द आया है उस शब्द से संबंधित जितने भी मुहावरे बनते हैं वे भी कोश में स्थान प्राप्त कर गए और उस शब्द का साहित्य में जहाँ प्रयोग हुआ है, मान लिया सूर साहित्य में मिलता है या तुलसीदास के साहित्य में मिलता है या पृथ्वीराज रासो आदि में मिलता है, तो साहित्य में उस शब्द का प्रयोग जहाँ हुआ है तो उसके उदाहरण भी उस कोश में हमें साथ ही साथ मिल जाते हैं। अर्थ छटा की दृष्टि से देखें तो इस शब्दकोश में उस शब्द विशेष के जो प्रविष्टि है उस शब्द विशेष के जितनी भी अर्थ छवियाँ हैं, जितने भी उसके अर्थ बनते हैं, उन सब अर्थ को वहाँ देने का प्रयास किया गया है। एक शब्द के अगर 10 अर्थ बनते हैं, 15 अर्थ बनते हैं, जितने भी अर्थ या पर्याय बनते हैं वे उस कोश में मिल जाते हैं हमें। एक और विशेषता जो इस शब्दकोश की है उसको हम देखें तो पहली बार शब्दों की व्युत्पत्ति देने का व्यवस्थित प्रयास इस कोश में मिलता है। शब्दों की व्युत्पत्ति से अभिप्राय है कि उस शब्द का मूल स्रोत क्या है। अगर वह शब्द संस्कृत से आया है तो उसकी विकास यात्रा संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश होती हुई किस तरह से आधुनिक हिंदी में वे शब्द परिवर्तित हुआ, ये देखने को मिलता है कि वे शब्द की व्युत्पत्ति किस रूप में हो रही है, उसका विकास कैसे हो रहा है, कहाँ वर्ण व्यत्यय हो रहा है, कहाँ वर्ण विपर्यय हो रहा है, कहाँ वर्ण आगम हो गया है। तो इस तरह से शब्दों की व्युत्पत्ति देने का भी प्रयास। हाँ, उसको हम पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं कह सकते, परंतु प्रारंभिक प्रयास के रूप में इस कोश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। व्युत्पत्तियाँ कई गलत भी हैं, कई व्युत्पत्तियाँ स्थापित करने में उनका जो प्रयास था वो सही नहीं हो पाया, परंतु एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में हम देखें तो ये शब्दकोश महत्वपूर्ण है। इसी शब्दकोश का आगे चल कर के संशोधन किया गया, उसको परिवर्धित किया गया और ये कोश 11 भागों में परिवर्धित संशोधित रूप में पुनः प्रकाशित हुआ और जो प्रविष्टियाँ पहले थी उससे दुगनी संख्या में इस कोश में प्रविष्टियाँ मिलती हैं। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो ये प्रयास किया गया ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे कोश की बात करें। दूसरा कोश
जो स्वतंत्रता के पश्चात लिखा गया और महत्वपूर्ण कोश में आते हैं इसकी गिनती भी, वे है बृहद हिंदी कोश। बृहद हिंदी कोश जिसके संपादक है कालिका प्रसाद श्रीवास्तव, और ये कोश वाराणसी से 1952 में प्रकाशित हुआ, इसका पहला संस्करण, और उसके पश्चात इसके अनेक नए संस्करण निकलते रहते हैं, पर पहला संस्करण जो निकला था वो 1952 में निकला। इस कोश की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इसमें शब्दों का संकलन बड़ी सावधानी पूर्वक किया गया है, कि जो शब्द ग्रहण किए गए हैं देखा गया है कि वह शब्द अधिक से अधिक व्यवहार में प्रयोग हो रहे हैं, अधिक से अधिक साहित्य में उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से उन शब्दों का संकलन किया गया है जो आगे पाठकों के लिए, अनुवाद करने वालों के लिए, भाषा अध्येताओं के लिए लाभकारी है। इस कोश में एक और विशेष जो बात ध्यान में रखी गई है वो ध्यान में रखी गई कि इस कोश का आकार संक्षिप्त रखा जाए। उसको जैसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से निकला वो 11 भागों में था, तो व्यवहार योग्य उस कोश को नहीं कहा जा सकता। वह कोश पुस्तकालय में तो सुरक्षित किया जा सकता है, परंतु पाठक उनको खरीद कर या उनका प्रयोग आसानी से कर पाए ये संभव नहीं होता, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये कठिनाई को देखते हुए अधिक व्यवहार योग्य बनाने के लिए इस कोश को एक ही जिल्द में, एक ही भाग में बनाया गया, और उसके लिए क्या किया इन्होंने कि एक कॉलम में 50 पंक्तियाँ रख दी ताकि वो व्यवहार सुगम हो जाए। अध्येता उसको एक ही बार में एक ही कोश उठाए, एक ही जिल्द में है, उसको ले और वो अपने शब्द का, जिस शब्द का जो अर्थ देखना चाहता है, जो उसके बारे में जानना चाहता है, वो उसे एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो समास युक्त शब्द थे, तो उन समास युक्त शब्दों में पहला शब्द की तो मूल प्रविष्टि दे दी, अन्य शब्दों को उस मुख्य शब्द के पेटे में ही रखते चले गए। जो मुख्य शब्द था उससे जुड़े हुए अन्य शब्द उसी के अंतर्गत आते चले गए। फिर इन्होंने अनेक अर्थ छवियाँ दी। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो प्रकाशित शब्दकोश था हिंदी शब्द सागर, उसमें भी अर्थ थे, पर उन शब्दों के जो अर्थ छूट गए थे, वहाँ नहीं आए थे, उन अर्थों को भी कालिका प्रसाद जी ने इस कोश में दिया है। और इस कोश की एक और विशेषता है प्रकाशन की शुद्धता। प्रकाशन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें त्रुटियां बहुत कम हैं, शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है, और संक्षिप्तियों का प्रयोग किया गया है। संक्षिप्तियां जैसे संस्कृत लिखना है, पूरा संस्कृत ना लिख करके सन लिख दिया, स ऊपर अनुस्वार लगा दिया, पीछे एक बिंदी लगा दी। अंग्रेजी के लिए खाली अंग लिख दिया, प्रशासन का शब्द है तो प्रशा लिख दिया, और इस तरह से संक्षिप्तियों का प्रयोग किया है। और संक्षिप्तियों की जो सूची है वह भी भूमिका में दे दी गई है कि किस शब्द के लिए किस संक्षिप्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये इस कोश में विशेष ध्यान है। तो जो इससे पूर्व शब्द सागर कोश था उसमें उद्धरण, साहित्य से उद्धरण और उदाहरण बहुत ज़्यादा दिए गए थे, जिससे कोश का आकार काफ़ी बढ़ गया था। परंतु इस कोश में उद्धरणों और उदाहरणों का कम से कम प्रयोग है। जब बहुत ज़रूरी लगा है तो दिया गया है, अन्यथा इन उदाहरणों का और उद्धरणों का लगभग अभाव ही है। मुहावरों और लोकोक्तियों, इनको भी उचित स्थान इस कोश में प्रदान किया गया है। जो मुख्य प्रविष्टि का शब्द है उस शब्द से संबंधित जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ प्रयोग में हो रही हैं, व्यवहार में आ रही हैं, उनको भी कोश में स्थान दे दिया गया। तो इस तरह से शब्द सागर के पश्चात अगर हम महत्वपूर्ण कोश की दृष्टि से देखें तो बृहद हिंदी कोश का नाम आता है। तो कालिका प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा जो संपादित कोश है। एक अन्य कोश की बात करें जो विशेष महत्वपूर्ण कोश है, वह कोश है मानक हिंदी कोश। मानक हिंदी कोश, इसका संपादन मुख्य रूप से तो रामचंद्र वर्मा जी ने किया है, परंतु आगे चल कर के उनके साथ संपादन कार्य में सहायक हुए बद्रीनाथ कपूर, तारिणीश झा,
जयशंकर प्रसाद, जयशंकर त्रिपाठी। तो इन विद्वानों ने मिल करके इस कोश का संपादन किया है और यह कोश हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। और ये कोश मानक हिंदी के संदर्भ में, आधुनिक हिंदी के संदर्भ में विशेष महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण कार्य 1961 से लेकर 1966 तक लगभग 5 वर्ष तक चलता रहा। यह कोश 5 खंडों में है, वर्ण क्रमानुसार निर्मित कोश है और इस कोश में 1,13,206 प्रविष्टियाँ थी और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोश की एक जो मुख्य विशेषता है वह ये है कि शब्द के भिन्न स्थानिक रूपों के साथ उनके सभी अर्थ दे दिए गए हैं कि वे शब्द क्षेत्रीय रूपों में कैसे प्रयोग होता है, उसका क्षेत्रीय रूप क्या है, उसका स्थानीय रूप क्या है, वह भी दिया गया है और उसके जितने भी अर्थ बनते हैं वे सभी अर्थ इस कोश में दे दिए गए हैं। मानक हिंदी कोश में भी उदाहरण और उद्धरण प्रसंगानुसार, संदर्भानुसार दिए गए हैं। कोई ऐसा विशेष शब्द आया है जो बिना उदाहरण के पाठक की समझ में नहीं आ सकता या उदाहरण देने से वह अधिक स्पष्ट हो जाएगा, तो और प्राचीन साहित्य का शब्द है, डिंगल भाषा का शब्द है या ब्रज अवधि का ऐसा शब्द है जो अब मानक हिंदी में उतना प्रयोग में नहीं आ रहा या कम प्रचलित शब्द है, तो उनको उदाहरण देते हुए, वाक्य में प्रयोग करते हुए या साहित्य में से उदाहरण दे करके दिखाया गया है। शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है ये भी इस कोश में बताया गया है और इस कोश में भी उससे संबद्ध, उस शब्द विशेष से संबद्ध जितने भी मुहावरे बनते हैं वे सब मुहावरे भी कोश में दिए गए हैं। अब अनेक ऐसे शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द, जिनको पढ़ते हुए या देखते हुए पाठकों को अक्सर भ्रम हो जाता है। तो ऐसे जो भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं उन शब्दों को अपेक्षाकृत विस्तृत व्याख्या के साथ इस कोश में स्पष्ट किया गया है, जिन व्याख्या के अभाव में समझा नहीं जा सकता। मानक में ऐसे शब्दों को अपेक्षाकृत विस्तृत व्याख्या से स्पष्ट किया गया है। जैसे आप समझे, शब्द है, आप इसकी प्रविष्टि देख सकते हैं, कपट शब्द है। अब कपट शब्द उसकी कैसे व्युत्पत्ति हुई, पूरे एक प्रविष्टि हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पू, पू का अर्थ है कि पुल्लिंग शब्द है ये। फिर उसके बाद कोष्ठक में दे दिया कि वह शब्द किस भाषा से आया है, संस्कृत के लिए है तो संग लिख दिया। फिर क शब्द है और पट धातु है। अब पट धातु किस अर्थ में है तो उसके लिए कोष्ठक के बीच में भी एक कोष्ठक दे दिया आच्छादन के अर्थ में कि पट धातु आच्छादनार्थ है और उसमें अच प्रत्यय लग करके ये शब्द बना है। तो शब्द की व्युत्पत्ति पहले दे दी, क पट आच्छादने और अच प्रत्यय लग करके, ये उसका व्युत्पत्ति बता दी। उसके पश्चात इस शब्द के जितने भी अर्थ बन रहे हैं वे सारे अर्थ संख्या के अनुसार देते गए, 1 2 3 क्रम डाल करके उस शब्द के अर्थ दिए गए। जैसे पहला अर्थ दे दिया, मन में होने वाला वह छिपाव जिसके कारण किसी को उचित, ठीक या पूरी बात नहीं बतलाई जाती। दूसरा दे दिया, वह दूषित मनोवृत्ति जिसमें किसी को धोखा देने या हानि पहुंचाने का विचार छिपा रहता है। तीसरा अर्थ दे दिया, मिथ्या और छलपूर्ण आचरण या व्यवहार। और इसके पश्चात अंग्रेजी में किस अर्थ में प्रयोग होता है वो भी कोष्ठक में दे दिया, डिसेप्शन। डिसेप्शन लिख करके कोमा लगाया और उक्त सभी अर्थों में, कि ये जितने भी अर्थ हैं इन सभी अर्थों के लिए डिसेप्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके पश्चात आगे क्या बताया है कि कपट का विशेषण रूप में भी जो प्रयोग किया जाता है, ऊपर पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्द दे दिया और फिर विशेषण रूप में उसका प्रयोग किस रूप में होता है और वो अर्थ दे करके और उसे सूर साहित्य से पुष्ट भी किया गया कि सूरदास के साहित्य से एक उदाहरण दे करके इसको पूरा पुष्ट कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रविष्टि को पूरे अच्छी तरह से व्याख्यायित विस्तृत रूप से समझाया गया है। अनुवाद करने वाला उस शब्द को जब देखता है तो उसके विभिन्न अर्थ देखता है
तो फिर वे समझ जाता है कि अपने प्रयोग के लिए उसे कौन से अर्थ लेना है, किस शब्द के लिए, उसका किस अर्थ के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है। तो अनुवादक के लिए इस प्रकार की जब कोश में व्याख्या मिलती है तो वो बहुत ही उपयोगी, उसके लिए लाभकारी होती है। इस कोश की एक अन्य विशेषता है अर्थ संख्या में वृद्धि। अर्थ संख्या में वृद्धि, जैसे हिंदी शब्द सागर में उदाहरण दे तो एक जीवन शब्द आया है, उस जीवन शब्द के हिंदी शब्द सागर में 13 अर्थ दिए गए हैं। फिर बृहद हिंदी कोश में इस शब्द के 15 अर्थ दिए गए। अब मानक हिंदी कोश में इसके 19 अर्थ दे दिए गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शब्दों के अर्थ की वृद्धि जो है हमें इस कोश में मिलती है। तो अधिक से अधिक अर्थ जानने हैं तो मानक हिंदी कोश लाभकारी है। और अर्थ को पुष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिए गए हैं कि किस वो जो अर्थ दे रहे हैं उस अर्थ की पुष्टि करनी है तो उसका उदाहरण साहित्य से दे दिया गया है। ऐसे ही मानक हिंदी कोश में पारिभाषिक शब्दों को भी स्थान दिया गया है। अब जो पारिभाषिक शब्द आए हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र के हैं या प्रशासन के हैं या वाणिज्य के हैं, तो उन शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी दे दिए गए हैं। ऐसे ही जो समानार्थी शब्द थे, उन समानार्थी शब्दों के अंतर को भी स्पष्ट कर दिया गया है। समानार्थी शब्दों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और अक्सर वो भ्रम पैदा कर देता है, तो उनके अर्थों का स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है। एक अन्य इस कोश की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है व्याकरणिक कोटि। प्रविष्टि में जो मूल शब्द दिया गया है वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। क्रिया है तो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो पूरा व्याकरणिक कोटि प्रारंभ में ही दे दी गई है। फिर वो अगर कोई स्थानीय शब्द है, उसका प्रयोग भिन्न रूप में भी समाज में हो रहा है, तो उसका मानक रूप क्या है वह भी कोश में दे दिया गया है। और जो उसका प्रचलित अथवा स्थानिक रूप है वह भी कोश में दे दिया गया। इस तरह से मानक शब्दकोश में हम देखें तो व्याकरण का ज्ञान के लिए, भाषा के ज्ञान के लिए, उसके प्रचलित मानक रूप को देखने के लिए ये कोश अत्यधिक लाभकारी है। और अनुवादक अगर मानक हिंदी कोश का प्रयोग करता है तो हिंदी की संरचना को जानने के लिए, हिंदी भाषा के शब्द की व्याकरणिक कोटि को जानने के लिए इस कोश का प्रयोग कर सकता है। ये जो कोश थे ये एक भाषी कोश कहलाते हैं। एक भाषी कोश मतलब एक ही हिंदी से हिंदी के में रचे गए कोश। अभी हम सिर्फ एक भाषी कोश की बात कर रहे हैं, इसके पश्चात हम द्विभाषी कोशों की भी बात करेंगे। अब मुख्य रूप से हमने अभी जो कोश की बात की, एक हमने बताया कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा से कोश प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर, जो प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और या प्राचीन भाषाओं के शब्दों को जानना हो, देशज शब्दों को जानना हो, तो उसके लिए अत्यधिक लाभकारी है। फिर कालिका प्रसाद का बृहद हिंदी कोश आया और फिर रामचंद्र वर्मा आदि विद्वानों द्वारा जो संपादित कोश है मानक हिंदी कोश। इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण कोश जो आगे चल कर के प्रकाशित हुए, उन कोशों का भी मैं आपको बता देती हूँ, उनके नाम का उल्लेख कर देती हूँ। विस्तार से तो उनकी चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे। एक कोश है बृहद हिंदी शब्दकोश, श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। एक कोश है सृष्टि हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर टंडन एवं डॉक्टर हरीश सेठी इसके संपादक हैं। ऐसे ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कोश का संपादन किया गया अभिनव हिंदी शब्दकोश, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय से ही लघु पारिभाषिक कोश की भी संपादन किया गया है। इन दोनों शब्दकोशों में भी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम में जो शब्द आए हैं, उन शब्दों का स्कूल के पाठ्यक्रम में या उच्चतर पाठ्यक्रम में जो शब्द आए हैं, उन शब्दों का संकलन किया गया
और उनके आधार पर ये कोश तैयार किए गए हैं। तो जो शब्द मानक कोश में, मानक हिंदी कोश में या बृहद हिंदी कोश में नहीं मिलते हैं, उनको शब्दों को भी इनमें सम्मिलित किया गया है। ऐसे ही रामचंद्र वर्मा जी ने जो मानक हिंदी कोश किया था, उन्होंने एक छोटे आकार का प्रामाणिक हिंदी कोश का भी संपादन किया है। ऐसे ही ब्रज किशोर जी ने राष्ट्रभाषा कोश का संपादन किया, बद्रीनाथ कपूर ने शब्द परिवार कोश का, और डॉक्टर शिव प्रसाद शास्त्री ने मानक हिंदी कोश का संपादन किया है। ये तो हमने चर्चा की एक भाषी हिंदी कोश की, जो अनुवाद करते हुए जिस किसी शब्द विशेष के अर्थ में अनुवादक को समस्या आती है, तो उसका अर्थ जानने के लिए अनुवादक के लिए जो लाभकारी कोश थे उनकी बात कर रहे हैं। अब अधिकांशतः क्या होता है कि कई बार भाषा प्रयोक्ता अथवा अनुवादक को उसके मन में तो भाव निहित है, उसके मन में तो वो शब्द चल रहा है, पर उस शब्द का पर्याय या उसका समानार्थी शब्द उसे एकदम से नहीं मिलता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे समय के लिए उसके लिए लाभकारी होता है समांतर कोश, जिसको अंग्रेजी में थिसारस भी कहा जाता है। थिसारस या समांतर कोश ये वास्तव में शब्दों के परिवारों का समूह है। थिसारस में अर्थ तत्व के विभिन्न घटकों के पुनः विभिन्न अर्थ क्षेत्र होते हैं। इसमें पाठक किसी एक धारणा के लिए किसी भी शब्द से संबंधित अन्य अनेक समांतर और विपरीत धारणाओं के शब्द भी पा सकता है। इस कोश का जो थिसारस या समांतर कोश की बात कर रहे हैं, इस कोश का लाभ ये होता है कि यदि अनुवादक को अपने विषय के संदर्भ में कोई बिल्कुल सीधा शब्द नहीं मिल रहा, एकदम उसका सटीक शब्द में नहीं मिल रहा, तो वे घुमा फिराकर या विपरीत या नकार के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो कई बार उसे अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल नई तरह के भाव भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में उसके लिए उपयोगी कोश कहलाता है, उसके लिए थिसारस। थिसारस संप्रेषण को उपयुक्त, औचित्यपूर्ण और सटीक बनाने में सहायक होता है कि उसे एकदम पर्याय शब्द तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी शब्द का एकदम पर्याय शब्द नहीं होता, पर उसका समतुल्य शब्द ज़रूर होता है। तो उसका जो एकदम निकटतम शब्द है वो प्राप्त करना हो, तो उसके लिए समांतर कोश उसके लिए लाभकारी रहता है। अनुवादक के लिए उपयुक्त शब्द चयन में ये थिसारस या समांतर कोश सहायक होता है। एक शब्द के कई विकल्प होने के कारण आवश्यकता के अनुसार भिन्न शब्द का प्रयोग करते हुए अनुवादक पुनरावृत्ति दोष से भी बच सकता है। अब एक शब्द है, अगर उसी शब्द का अनुवादक बार बार प्रयोग करता चला जाएगा तो अनुवाद उचित नहीं माना जाता, वो श्रेष्ठ स्तर का नहीं माना जाता। तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, अब उसका जो पर्याय उससे समांतर कोश में दूसरे मान लिया 3 शब्द मिल गए हैं, तो वो हर बार नया शब्द भी प्रयोग कर सकता है। जैसे राजा शब्द है, कहीं उसने राजा प्रयोग कर दिया, कभी उसने नृप शब्द का प्रयोग कर दिया, कभी भूपति शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से वो एक शब्द के जितने भी विकल्प बन सकते हैं उन विकल्पों का प्रयोग करता चला जाता है, तो उससे उसका अनुवाद कार्य श्रेष्ठ होता है और वो पुनरावृत्ति दोष से भी बच जाता है। थिसारस में मात्र प्रचलित और मानक शब्दों का ही नहीं, चालू भाषा की शब्दावली, आदि अक्षर से बने शब्दों और चर्चाधीन शब्दों से बने मुहावरों का भी विवरण रहता है। केवल उसमें मानक शब्दावली नहीं होती, जो आम बोलचाल में शब्द, चालू बोलचाल में शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जो बोलचाल में मुहावरों का प्रयोग हो रहा है, वे भी इन समांतर कोशों में उनको भी स्थान दिया जाता है। जो समांतर कोश महत्वपूर्ण कोश है, एक अंग्रेजी का महत्वपूर्ण थिसारस है, जो अंग्रेजी शब्दों के बहुविकल्पीय शब्दों को जानने के लिए, उनके पर्यायों को जानने के लिए लाभकारी है। वे है रोजेट्स इंटरनेशनल थिसारस, जिसका प्रयोग अधिकांशतः अनुवादक अनुवाद करते हुए करते हैं। इसी तरह से हिंदी में एक कोश है
अरविंद दंपति के द्वारा रचित है। अरविंद कुमार और कुसुम कुमार ने इसका संपादन किया है। कोश का नाम है अरविंद सहज समांतर कोश। हिंदी शब्दों के पर्याय जानने हो, उनके समानार्थी शब्द जानने हो तो ये कोश अत्यधिक लाभकारी अनुवादक के लिए हो सकता है। ऐसे ही अंग्रेज़ी के जो समांतर शब्द हैं उनको जानने के लिए रोजेट्स इंटरनेशनल थिसारस लाभकारी है। इसी तरह से अनेक पर्यायवाची कोश भी बनाए गए हिंदी में, मुहावरे लोकोक्ति कोश भी बनाए गए। और अधिकांशतः जब अनुवाद करने लगते हैं तो अनुवादक के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा। अंग्रेज़ी से हिंदी में कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी में जो मुहावरा है उसका हिंदी में क्या मुहावरा बनेगा, तो और उस मुहावरे विशेष का क्या अर्थ है, उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जानने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति कोश बनाए गए हैं। तो कुछ कोशों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पर्यायवाची कोश के लिए बृहद पर्यायवाची कोश है, भोलानाथ तिवारी इसके संपादक रहे और 1954 में उन्होंने इस कोश को बनाया, इलाहाबाद से प्रकाशित है। ऐसे ही बद्रीनाथ कपूर ने 1968 में शब्द परिवार कोश, ये भी पर्याय शब्दों का कोश है और इलाहाबाद से ही प्रकाशित हुआ। गुप्त और कपूर ने दिल्ली से ही 1970 में एक कोश प्रकाशित हुआ, अभिनव पर्यायवाची कोश। ऐसे ही मुहावरे और लोकोक्ति कोश जो महत्वपूर्ण है वे है मुहावरे और प्रयोग, मदन मोहन गुप्त का मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ है 1950 में। लोकोक्ति और मुहावरे गोविंद दास द्वारा निर्मित है जो मथुरा से प्रकाशित हुआ है 1954 में। ऐसे ही हिंदी मुहावरा कोश है जो भोलानाथ तिवारी ने इसके निर्माण किया और ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ 1951 में। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेक कोश हैं, एक भाषी कोश जो अनुवादक अनुवाद करते समय उनका उपयोग कर सकता है। अब अनुवादक के सामने मूल रूप से यही समस्या रहती है कि कोश तो बाज़ार में बहुत है, पर कौन सा कोश अधिक प्रामाणिक है, कौन सा कोश उसके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आज हमने इस व्याख्यान में इस विषय पर चर्चा की है। मित्रों, अभी हमने पिछले व्याख्यान में एक भाषी हिंदी कोशों की चर्चा की थी जो अनुवाद के लिए लाभकारी होते हैं। अब हम बात करेंगे द्विभाषी कोशों की। द्विभाषी कोश ऐसे कोशों को कहते हैं जिनमें एक भाषा के शब्दों का अर्थ, उच्चारण और विविध प्रयोग दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। द्विभाषी कोशों के माध्यम से मूल अवधारणाओं को शाब्दिक अथवा भाषिक कठिनाई की दीवार को तोड़ा जा सकता है। अनुवाद में तो इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। स्रोत अथवा लक्ष्य भाषा में से
कोई भी भाषा इन द्विभाषिक कोशों की प्रथम भाषा हो सकती है। जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी कोश, अंग्रेज़ी हिंदी कोश जब हम कहते हैं तो अंग्रेज़ी उसकी प्रथम भाषा रहेगी, हिंदी उसकी अन्य भाषा या दूसरी भाषा रहेगी। मतलब हिंदी अगर स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा अंग्रेज़ी है तो कोश कहलाएगा हिंदी अंग्रेज़ी कोश। इसी तरह से अंग्रेज़ी अगर स्रोत भाषा है और हिंदी लक्ष्य भाषा है तो कोश कहलाएगा अंग्रेज़ी हिंदी कोश। तो दोनों तरह के कोश बन सकते हैं, अंग्रेज़ी हिंदी कोश, हिंदी अंग्रेज़ी कोश, या हिंदी किसी अन्य विदेशी भाषा या भारतीय भाषा जैसे हिंदी मराठी कोश, हिंदी गुजराती कोश, या हिंदी जर्मन कोश, हिंदी चीनी कोश, जापानी कोश। तो ये सभी कोश द्विभाषी कोश कहलाते हैं। भारत में अंग्रेज़ी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद, जो पाठ्यक्रम पुस्तकें थी या साहित्य था, उनके अनुवाद तो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी सत्ता के समय से ही प्रारंभ हो गया था, परंतु अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी कोश निर्माण का कार्य वो उस समय इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाया था। कोश निर्माण का कार्य अपेक्षाकृत धीरे धीरे हुआ। इतना होने पर भी आज स्थिति ये है कि अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं के ही नहीं, अन्य विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के भी सैकड़ों कोश प्रकाशन जगत में उपलब्ध हो गए हैं, परंतु विचारणीय बात यह है कि उनमें से कितने कोश सच्चे अर्थों में कोश कहलाने योग्य हैं। आप बाज़ार में जाएं या किसी पुस्तक विक्रेता के पास जाएं तो वह आपको अनेक कोश दिखला देगा, परंतु समस्या ये आती है कि कौन सा कोश अधिक प्रामाणिक है, किस कोश को, कौन सा कोश सचमुच में कोश कहलाने योग्य है। अधिकांशतः देखा गया है कि कोशों में शब्दों के पर्यायों की भीड़ सी लगा दी गई है। एक शब्द जो मूल प्रविष्टि है उसके इतने अधिक पर्याय दे दिए गए हैं कि शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो कोशकार की दृष्टि से कहीं विलीन हो जाता है, वो तो कहीं दब जाता है। और साथ ही कोश में दिए गए अर्थ का कोई क्रम भी निर्धारित नहीं किया गया कि शब्द का अर्थ, कौन सा शब्द का प्रधान अर्थ है, कौन सा उसका गौण अर्थ है, कौन सा उसका अधिक प्रचलित अर्थ है, कौन सा उसका सटीक अर्थ है, कौन सा उसका संदर्भगत अर्थ है। तो इस तरह से अर्थ का जो एक क्रम निर्धारित किया जाता है वह क्रम भी इन कोशों में नहीं मिलता है। कुछ कोश तो ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें शब्दों के उच्चारण के संबंध में कोई संकेत नहीं होता। वास्तव में जब द्विभाषी कोश बनाए जाते हैं तो द्विभाषी कोशों में शब्द के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। अंग्रेज़ी हिंदी कोश है तो अंग्रेज़ी का शब्द मूल प्रविष्टि में है, तो उस शब्द को हिंदी में किस रूप में उच्चारित किया जाएगा तो देवनागरी लिपि में उसका उच्चारण लिख दिया जाता है। हिंदी अंग्रेज़ी कोश बन रहा है तो हिंदी के शब्द का अंग्रेज़ी में उच्चारण कैसे किया जाएगा वो रोमन लिपि में लिख दिया जाता है। परंतु देखने में यह आया है कि अंग्रेज़ी हिंदी या हिंदी अंग्रेज़ी कोश बन गए, परंतु उनमें उच्चारण का कोई संकेत ही नहीं है। तो इस तरह से कोशों में अनेक कमियों को देखते हुए अब अनुवादक के सामने फिर वही समस्या आती है कि वे जब अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कर रहा है या हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद कर रहा है तो कौन से कोश देखे, कौन से कोश अधिक प्रामाणिक है। तो आज हम इस समय चर्चा करेंगे कि हिंदी अंग्रेज़ी के और अंग्रेज़ी हिंदी के कौन से कोश प्रामाणिक हैं और जो अनुवादक के लिए अधिक लाभकारी, अधिक उपयोगी है। तो पहले हम बात करेंगे अंग्रेज़ी हिंदी कोशों की। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कोश है बृहद अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश। बृहद अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश, इसके संपादक हैं हरदेव बाहरी और ये कोश ज्ञान मंडल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है वाराणसी से और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ है। यह कोश 2 भागों में है और इस कोश की कुल पृष्ठ संख्या 1848 है। 1848 पृष्ठों में ये कोश बना है। 1969 तक इस कोश के 3 संस्करण
प्रकाशित हो गए थे। और देखिए 9 साल में ही, मतलब इस कोश की इसी से महत्व पता चल रहा है कि 9 वर्षों में ही इस कोश के 3 संस्करण प्रकाशित करने पड़े और 1,80,000 इस कोश की प्रविष्टियाँ थी। इतने शब्दों का इसमें संकलन किया गया। और इस कोश में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकसित होने वाले तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक क्षेत्रों से आयातित शब्दों, विविध पारिभाषिक शब्दों एवं संकल्पनाओं की व्याख्या कर उनके अंग्रेजी हिंदी समानार्थी शब्दों को प्रस्तुत किया गया। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र विकसित हो रहा था, अंग्रेजी हिंदी में सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा था, या आध्यात्मिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में जो नए शब्द आए, आयातित शब्द थे, या अनेक जो नए पारिभाषिक शब्द बने, उन सब शब्दों को इस कोश में उनका अर्थ तो दिया ही गया है, अर्थ के साथ साथ ऐसे अवधारणा मूलक शब्दों की व्याख्या भी की गई है। इन संकल्पनाओं को, इन अवधारणाओं की जब व्याख्या वहाँ पर पढ़ते हैं तो अनुवादक को उससे बहुत लाभ होता है। वे उस शब्द की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लेता है और तभी वे उसका सही अनुवाद कर पाता है। इस कोश में विविध पदबंध और मुहावरे भी समाहित किए गए हैं। अंग्रेजी हिंदी कोश है तो अंग्रेजी के क्या पदबंध हैं, उससे शब्द विशेष से क्या वाक्य, क्या रूप बनता है, वे पदबंध भी दिए गए हैं और मुहावरों को भी समाहित किया गया है। इस कोश की एक अन्य विशेषता है कि कोश निर्माण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अंग्रेजी के सभी अधिक व्यवहार में आने वाले शब्दों का संकलन किया गया है। कि अंग्रेजी के वे शब्द जो अधिक से अधिक व्यवहार में आ रहे हैं, उन शब्दों का इस कोश में संकलन किया गया है। अधुनातन शब्दों को प्रशासन, वाणिज्य, परिवहन, संचार, रेलवे, बैंकिंग, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, ललित कला, शिक्षा, विज्ञान, संगीत आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से इस कोश में शब्दों का संग्रह किया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि सभी विषयों से, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे वो मानविकी का क्षेत्र है, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, ललित कलाओं से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो सब तरह की सभी शाखाओं से शब्दों का संग्रह इसमें किया गया है। अब जैसे एक और इस कोश की विशेषता है कि जो वैज्ञानिक शब्द आए हैं तो उन वैज्ञानिक शब्दों के आगे उनके प्रयोग क्षेत्रों का संक्षिप्तियों में संकेत दिया गया है कि वह शब्द विज्ञान की किस शाखा में प्रयोग किया जाता है। जैसे वेन शब्द है, VEIN, उसके आगे लिख दिया जीव, ची, कृषि, वन, प्राभूगोल। इसका अभिप्राय है जीव मतलब जीव शास्त्र में इस शब्द प्रयोग किया गया है, चिकित्सा शास्त्र में के लिए ची लिख दिया गया। ऐसे ही कृषि लिख दिया गया कि कृषि विज्ञान में इसका प्रयोग हो रहा है। वनस्पति विज्ञान के लिए वन लिख दिया। प्राभूगोल, प्राकृतिक भूगोल में इस शब्द का क्या प्रयोग है ये दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कोश में ग्राम्य भाषाओं एवं बोलियों के वे शब्द जो अंग्रेजी में रच बस गए उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। जो शब्द देशज शब्द है, बोलियों के डायलेक्ट्स के शब्द हैं और अंग्रेजी में रच बस गए हैं, उन्हें भी इस कोश में सम्मिलित किया गया है। एक और विशेषता है, डॉक्टर बाहरी ने शब्द के तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी इन अर्थों को तो ग्रहण किया ही है, साथ ही उस शब्द से जुड़ी हुई उन सभी अर्थ छवियों को भी कोश का अंग बनाया है जो ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं से किसी न किसी रूप में संबंधित है। तो सभी प्रकार के शब्दों का इसमें संकलन किया गया है। एक अन्य इस कोश की विशेषता है कि जो इस कोश का परिशिष्ट है, कोश जहाँ समाप्त हो गया वहाँ परिशिष्ट एक जोड़ दिया गया है और उस परिशिष्ट में संपादक ने अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले
देश और स्थान के नाम के हिंदी रूपांतरण के साथ ही नापतोल की शब्दावली, ज्योतिष, मुद्रण की शब्दावली के लिए भी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रतिशब्द दिए हैं। तो इसका परिशिष्ट जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये हमने चर्चा की अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश की, हरदेव बाहरी द्वारा जो कोश बनाया गया है। तो अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश के लिए, हिंदी अंग्रेज़ी शब्दकोश के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है। एक अन्य कोश की हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे, वह कोश है मानक अंग्रेज़ी हिंदी कोश। ये मानक अंग्रेज़ी हिंदी कोश हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 1971 में प्रकाशित किया गया और इस कोश के संपादक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर बलभद्र प्रसाद मिश्र। यह कोश अनुवाद की दृष्टि से विशेष रूप से उपयोगी है। इस कोश के संपादक ने भूमिका में स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनका उदाहरण जो कोश में भूमिका में संपादक ने कहा है उस कथन को आप देखें कि कोश का उद्देश्य यह भी रहा है कि आज जबकि हिंदी में अंग्रेजी की ललित, वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्र संबंधी विपुल सामग्री के अनुवाद की आवश्यकता है, उस दृष्टि से यह कोश हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वानों के लिए पर्याप्त हो। तो संपादक के कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुवाद को ध्यान में रखते हुए, अनुवादकों को ध्यान में रखते हुए ही इस कोश का निर्माण किया गया है कि अगर वे ललित कलाओं का अनुवाद कर रहे हैं, विज्ञान की किसी शाखा का अनुवाद कर रहे हैं या मानव शास्त्र संबंधी कोई अनुवाद कर रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस कोश का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कोश की एक अन्य विशेषता है कि सामान्य एवं विशिष्ट पाठकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ यह कोश अंग्रेजी की ललित, वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्र संबंधी विपुल सामग्री को हिंदी में अनुदित करने में भी उपयोगी है कि हिंदी में उसका कैसे अनुवाद किया जाएगा। इस कोश में शब्दों की समुचित और संपूर्ण व्याख्या की गई है। जो भी शब्द आया है उस शब्द को पूरा अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण शब्दों को उनके संगत हिंदी पर्यायों के साथ व्याख्यायित कर वाक्यों में उनका प्रयोगात्मक स्वरूप दिखाते हुए उनकी प्रयुक्तता संबंधी जानकारी का भी समावेश किया गया है। इस कोश में शब्दों के जब अर्थ दिए गए तो उन अर्थ को संख्या के साथ दिए गए। 1, 2, 3 क्रम से शब्द के जितने अर्थ बनते थे उन अर्थों को संख्याओं के साथ दिया गया है और उन अर्थ छवियों का भी निर्देश कर दिया गया है जो उस शब्द विशेष की अलग अलग शेड्स, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ये शब्दकोश व्युत्पत्ति एवं उच्चारण की दृष्टि से भी प्रामाणिक कोश कहा जा सकता है कि जो शब्द उसमें दिए गए हैं, प्रविष्टि में जो शब्द है, अगर अंग्रेज़ी में वे शब्द कई अन्य भाषाओं से आए हुए हैं, मान लिया कोई स्कॉटी शब्द है या कोई दूसरी डायलेक्ट से, किसी बोली से आया हुआ शब्द है, कोई स्लैंग का है, तो वो उसका व्युत्पत्ति भी बता दी गई है और साथ ही साथ उस शब्द का उस भाषा विशेष में या बोली विशेष में क्या किस रूप में उच्चारण किया जाता है, इसका भी संकेत इस कोश में मिल जाता है। तो इस तरह से व्युत्पत्ति एवं उच्चारण की दृष्टि से यह एक प्रामाणिक कोश कहा जा सकता है। इन कोशों के अतिरिक्त मैं कुछ और भी कोश आपको बता देती हूँ जो अंग्रेज़ी हिंदी कोश महत्वपूर्ण कोश है, जो अनुवाद के लिए लाभकारी हैं। उनकी सूची इस तरह से है। एक कोश है कामिल बुल्के का, एस चांद एंड कंपनी से प्रकाशित है, दिल्ली से ही, अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश। एक अन्य कोश है संपूर्ण अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश। यह कोश भोलानाथ तिवारी द्वारा संपादित है। A.N. कपूर, भोलानाथ तिवारी और A.N. कपूर ये इस कोश के संपादक हैं, विश्व प्रकाश गुप्त। और ये शब्दकोश किताब घर से प्रकाशित हुआ है, दिल्ली से ही। इसी तरह से एक प्रशासनिक शब्दावली का संग्रह करके
प्रशासनिक अंग्रेजी हिंदी कोश नारायण दत्त पालीवाल द्वारा निर्मित है और तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। इसी तरह से ही प्रशासनिक शब्दों का ही अंग्रेजी हिंदी कोश एक और तैयार किया गया है और जो महत्वपूर्ण और उपयोगी कोश है गोपीनाथ श्रीवास्तव द्वारा सामयिक प्रशासनिक कोश और प्रशासन संबंधी अनुवाद करते हुए इस कोश के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। गोपीनाथ श्रीवास्तव इसके संपादक हैं। सामयिक प्रकाशन दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। एक अन्य कोश प्रभात बृहद अंग्रेजी हिंदी कोश जिसके संपादक बद्रीनाथ कपूर हैं और प्रभात प्रकाशन दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। तो इस तरह से ये कोश भी लाभकारी है। ऐसे ही हिंदी अंग्रेजी के एक कोश है हिंदी अंग्रेजी अभिव्यक्ति कोश। ये कोश इसकी मैं भी चर्चा करना चाहूँगी, इस कोश के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। इस कोश के संपादक हैं कैलाश चंद्र भाटिया और ये कोश प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। ये कोश अहिंदी भाषियों के लिए संजीवनी स्वरूप है। जो हिंदी इतर भाषी हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं और उनके लिए ये कोश विशेष रूप से लाभकारी है। हिंदी अंग्रेजी अभिव्यक्ति कोश, इसमें हिंदी की अनेक अभिव्यक्तियों की विशिष्टता को, उनकी अर्थ छवियों को, उनके भीतर निहित भाव को किसी भी दूसरी भाषा में यथासंभव तद्रूप और तद्भाव देकर प्रस्तुत करने का अद्भुत कार्य किया गया है। ये कोश हिंदी की जो अनेक अभिव्यक्तियां हैं, उनकी जो विशिष्टताएं हैं, उनकी जो विभिन्न शेड्स हैं, विभिन्न अर्थ छवियां हैं, उनके अंदर जो भाव छिपा हुआ है, उनको किसी भी दूसरी भाषा में कैसे किस रूप में अधिक से अधिक समतुल्य रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए ये कोश विशेष रूप से लाभकारी है। हिंदी के प्रयोगमूलक स्वरूप को सहज ग्राह्य, बोधगम्य और सरल बनाकर प्रस्तुत करने का कार्य इस कोश में किया गया है। ये कोश विशेष रूप से उन अनुवादकों के लिए लाभकारी है जो प्रयोगमूलक अनुवाद करते हैं, जैसे सरकारी कार्यालयों में अनुवाद किया जा रहा है या प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद करना है, बैंकिंग का अनुवाद करना है। तो ये जो हिंदी अंग्रेजी अभिव्यक्ति कोश है, कैलाश चंद्र भाटिया जिसके संपादक हैं, ये कोश उनके लिए उन प्रयोगमूलक शब्दों के स्वरूप को समझने के लिए, उनको सहज ग्राह्य बनाने के लिए विशेष रूप से लाभकारी कोश है। इसमें विभिन्न अभियुक्तियों को, प्रयोगों को और पदबंधों को उनके अंग्रेजी रूपों के साथ ही प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे आप समझिए, हिंदी में आता है अंतरण का आदेश, अब इसका अंग्रेजी साथ में दे दिया ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र। ऐसे ही हिंदी में है अंतर विषयक समिति, तो अंग्रेजी में इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी। अग्रिम वेतन वृद्धि है तो एडवांस्ड इंक्रीमेंट। इसका अनुमोदन समर्थ प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए। जब ये हिंदी की अभियुक्ति है तो इसका बिल्कुल सीधे सीधे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार से जब सरकारी कार्यालयों में अनुवाद करना है या प्रशासन के क्षेत्र में जब प्रयोगमूलक हिंदी में अनुवाद किया जाता है और पारिभाषिक शब्दों का विशेष रूप से या उन वाक्यों का अनुवाद किया जाता है, तो उसके लिए कैलाश चंद्र भाटिया का ये हिंदी अभिव्यक्ति कोश विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है अनुवादक के लिए। इसी तरह से एक और कोश की हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी इसके संपादक हैं मैकग्रेगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली से ये प्रकाशित है। 1992 में 1992 में इसका पहला संस्करण निकला था और 1997 में इसका दूसरा संस्करण निकला। और इस कोश में 70,000 प्रविष्टियां हैं। मैकग्रेगर की हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी वास्तव में जॉन ए प्लेट्स के डिक्शनरी ऑफ उर्दू
क्लासिकल हिंदी एवं अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित है। वास्तव में प्रकाशक ने उन्हें इस कोश के संपादन के लिए कहा था। उर्दू के कारण प्लेट्स का शब्दकोश कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया था, जबकि हिंदी पाठकों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई थी। इसलिए कोशकार ने 20वीं शताब्दी में हिंदी के व्यापक विकास के कारण अपने शब्दकोश में उन सभी शब्दों को शामिल किया जो शहरी क्षेत्रों में साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त हो रहे थे। तो इस तरह से ये जो कोश, जो जॉन ए प्लेट्स का डिक्शनरी ऑफ उर्दू था, वो एक सीमित पाठकों तक ही सीमित था। अब इसी कोश को ध्यान में रखते हुए, इस कोश को सामने रखते हुए मैकग्रेगर ने ये कोश बनाया, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। और इस कोश में उर्दू के वे शब्द भी आ गए हैं और हिंदी के शब्द भी आ गए हैं, जिससे इसकी पाठकों की संख्या बढ़ गई। ये आधुनिक परिनिष्ठित एवं मानक हिंदी के साहित्यिक एवं बोलीगत रूपों का इसमें संग्रहण किया गया है। जितने भी परिनिष्ठित हिंदी के शब्द हैं वे इस ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी में मिल जाते हैं। शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देने के साथ साथ महत्वपूर्ण शब्द प्रविष्टियों के उपयोग के उदाहरण एवं मुहावरे लोकोक्तियों में उनके रूप भी इस कोश में प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी शब्दों के जो हिंदी शब्द इसमें लिए गए, उनके प्राचीन, मध्यकालीन एवं क्षेत्रीय रूप, वे सब इसमें सम्मिलित हैं। तो जो प्राचीन शब्द हमारे मध्यकाल साहित्य के शब्द हैं, जो स्थानीय शब्द हैं, उनका अंग्रेजी प्रतिरूप क्या है वो बताने के लिए ये शब्दकोश विशेष रूप से लाभकारी है। इस शब्दकोश को बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। शब्द उच्चारण, मुख्य शब्द का रोमन लिपि में अंतरण, वर्तनी, व्युत्पत्ति, शब्द स्रोत, व्याकरणिक रूप, अर्थ, पर्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे लोकोक्तियाँ, बोली, भाषा, संकेत चिन्ह, इन सब का समावेश किया गया है और ये सब वैज्ञानिक पद्धति से समाहित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो अन्य हिंदी अंग्रेजी के शब्दकोश हैं उनकी भी मैं थोड़ा सा नाम बता देती हूँ, जो आपके लिए विशेष रूप से अनुवाद करने के लिए लाभकारी रहेंगे। उनमें पहला कोश है प्रभात व्यावहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश। बद्रीनाथ कपूर इसके संपादक हैं और ये प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। एक दूसरा कोश है व्यावहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश। महेंद्र चतुर्वेदी और भोलानाथ तिवारी ने इस कोश का निर्माण किया है और नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से इस कोश का प्रकाशन हुआ है। संक्षिप्त हिंदी अंग्रेजी कोश महेंद्र चतुर्वेदी और भोलानाथ तिवारी ने इस कोश का संपादन किया है और ये कोश नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। एक अन्य कोश राजभाषा हिंदी अंग्रेजी कोश, जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल इस कोश के संपादक हैं और तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। ऐसे ही राजपाल शिक्षार्थी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा निर्मित है। राजपाल एंड सन्स दिल्ली से ये कोश प्रकाशित किया गया। ऐसे ही उच्चतर हिंदी अंग्रेजी कोश डॉक्टर हरदेव बाहरी का वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। लोक भारती राजभाषा हिंदी अंग्रेजी कोश डॉक्टर हरदेव बाहरी का और लोक भारती इलाहाबाद से प्रकाशित है। कैलाश चंद्र भाटिया ने प्रभात प्रकाशन से एक और कोश का प्रकाशन कराया, हिंदी अंग्रेजी मुहावरा लोकोक्ति कोश। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का हिंदी और अंग्रेजी में उनके क्या अर्थ है, क्या प्रयोग है, उस दृष्टि से ये कोश विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी है और अनुवादक को अनुवाद करते हुए इस कोश से विशेष सहायता मिलती है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि कोश के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कोश है, प्रामाणिक कोश है और अनुवादक जिनका प्रयोग एक उपकरण के रूप में कर सकता है, वे कोश की सूची आज हमने इसकी चर्चा की है। धन्यवाद।
इसी हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी का। और मित्रों, हम ये चाहेंगे कि आप इस लेक्चर के प्रति अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं ज़रूर साझा करें। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। आप लेक्चर को देखें और उसके उपरांत अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।